फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट अबाउट द मैनेजमेंट प्रोडक्ट। ओके, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है आपने। तो जो ओवरऑल आया है, मतलब बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने हिसाब से जो है वो एनालिसिस अच्छा कर रहे हैं। जी कुदूस भाई, आप फीडबैक दें। फ्री कैश फ्लो, ईपीएस ग्रोथ, प्राइस टू बुक वैल्यू, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, नॉट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, लास्ट क्वार्टरली अर्निंग, डिविडेंड यील्ड, वॉल्यूम, कंटिन्यूस ग्रोथ, पी रेशियो, ये सारे अच्छे जवाब हैं। और यही चीज़ें जो है हम इसमें से बहुत सी चीज़ें हम पढ़ना चाह रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में। और कुदूस भाई, आपका माइक शायद ऑन है, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें। जी एहसन भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है बिल्कुल। हेलो। जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक मिनट, मेरा स्पीकर मेरे पास से ऑफ हो गया, एक मिनट दीजिए। अच्छा, कुदूस भाई का मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि जी एहसन भाई, ये मैं जो हमारे कुछ चीजें इंस्ट्रक्टर भी सेलेक्ट रहे करता हैं। हूँ मैं जी उसके जी बारे में जिक्र कर देता हूँ। जी जी। Just wait होता है। मुझे ज्वाइन बैक करना पड़ेगा आई थिंक। अच्छा, मैं चलें आपसे फीडबैक ले लेता हूँ, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ऐसा फील ना हो कि ज़रा सा बोरिंग हो रहा था। तो खैर, ये इंटरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को पूछा था। मैं एक मिनट ज़रा सा माइक दोबारा बंद कर दूँ ताकि जो है लोग डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत से लोगों ने जो है जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया है। तो अब जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करना चाह रहे हैं कि हम जो है ना एक फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास फ्रेमवर्क हो सामने, कि हम कभी भी अगर हमारे सामने कंपनी आए या कभी भी हम फ्यूचर में जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक चेक लिस्ट हो, हमारे पास एक गाइडलाइन हो कि हम इस तरह से जो है कर सकते हैं। और ये डेफिनेटिव गाइडलाइन नहीं है, ये मतलब जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह में, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं आर्ग्यूबली आपके लिए वो फ़ायदेमंद ना हो, या हो सकता है कि आप मज़ीद उसके अंदर ऐड करना चाहें, एडिशन करना चाहें। तो ये एक मैंने मतलब आपको एक गाइडलाइन दे दी है। अब इसके अंदर आप प्लस माइनस जो है जितनी भी चीज़ें वो करते जाएं। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि भाई हम जो है हाउ टू पिक अ स्टॉक। तो बेसिकली स्टॉक पिक करने के लिए दो अप्रोचेज इस्तेमाल होती हैं। एक तो अप्रोच है जो कि टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले तो जो है आप ओवरऑल इकोनॉमी का जो है ना वो एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद जो है आप सेक्टर की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है अभी हम मजीद डिटेल देखेंगे कि उसके अंदर जो है इकोनॉमी कंट्री वाइज भी हो सकती है, या ग्लोबल इकोनॉमी भी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल इकोनॉमी भी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी देखने के बाद जो है आप कंट्री वाइज इकोनॉमी भी देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज फीजिबल है। ये मजीद डिटेल में आपसे मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, और फिर आप जो है बेसिकली स्टॉक पिक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है ना। बॉटम अप अप्रोच भी है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि आप पहले कंपनी को देख रहे होते हैं कि आपने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली है ऑटोमेटिक, यानी पहले ही आपने एक कंपनी देख ली कि यार ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। और जैसे पाकिस्तान में ईफर्ट है, बहुत से लोगों को पसंद है, सऊदीया में अरामको है, बहुत से लोगों को पसंद है। तो आपने कंपनी देख ली, फिर आप उससे ऊपर ऊपर जो है फिर जाते हैं कि जी अच्छा, अब इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, उसके अलावा फिर ग्लोबल इकोनॉमिक में होता है। मगर आपका जो फोकस होता है ना वो कंपनी से रिलेटेड होता है। आप पहले कंपनी को ले रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना जा रहे होते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच एक ब्रॉडर व्यू आपको दे रहा होता है, बॉटम अप अप्रोच आपको फोकस व्यू जो है वो दे रहा होता है। अच्छा जी, आगे चले आते हैं कि अच्छा, अब टॉप डाउन अप्रोच के बारे में हम मजीद डिटेल में बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्रॉडर इकोनॉमिक आपको लैंडस्केप इसके अंदर मिल रहा होता है। और आप जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि आप जो है ना ये देख रहे होते हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या हैं। और बेसिकली क्योंकि आप एक ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो फिर आप जो है
आपकी जो इन्वेस्टमेंट भी होती है आप वो लॉन्ग टर्म के हवाले से सोच रहे होते हैं। जबकि बॉटम अप अप्रोच में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर क्योंकि आपने पहले से जो है इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर काम नहीं किया होता, तो उसमें फिर जो है मतलब ये हो सकता है कि आपका जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हो कंपनी वाइज, वो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में जो है सख्ती कंपनी सख्ती झेले, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी कि कुछ सेक्टर्स में जो है ना प्राइस की वजह से, कंपटीशन की वजह से और दूसरी वजहों से जो है फिर आपका जो है मतलब वो जो सेक्टर है वो चल नहीं पाता। सीमेंट सेक्टर हो गया आपका, आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया कुछ केसेस के अंदर, आपका जो है ये जो एग्रो पॉलीमर वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना, ये कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, तो ये कभी कभी जो है ये हॉट वाटर में आते हैं, तो उसकी वजह से जो है फिर आपको जो है ना एक अप्रोच जो है बहुत अच्छी नहीं मिल पाती। तो एनीवे दोनों एक तरीके हैं, और हम दोनों तरीके जो है उसकी जो चीज़ा चीज़ा चीज़ें, जो मेजर चीज़ें हैं वो उसके हवाले से जो है उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसके अंदर जैसे टॉप डाउन अप्रोच में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है ना वो होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को भी हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, और जो आपके उस कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं। अब बहुत सी जो चीजें हैं, बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो मतलब जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है सेंट्रल बैंक पॉलिसी की वजह से। और ये हमारे सामने मतलब रिसेंट एग्जांपल है कि जी यूएस ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, और उसकी वजह से जो है सारी कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो है हमारे जो कंपनीज थी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो कि वो कंपनीज जिन्होंने लोन लिया था और उनको इंटरेस्ट पेमेंट डेट सर्विसिंग करनी थी, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हिट हुई इसकी वजह से। और मतलब ये हमने हर जगह देखा। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं डॉलर पैक्ड होते हैं। डॉलर पैक में ये होता है कि उनका जो रेट है करेंसी का वो सेम रहता है, मगर कुछ जो कंट्रीज हैं उसमें वो फ्री फ्लोटिंग रेट होता है। तो एनीवे गाए बगाए सभी को जो है ना फिर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ता है, और अभी भी हाई इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है हमारा मामला। और आगे आने वाले वक्तों में जब ये इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो ऐसी कंपनीज जो जो डेट सर्विसिंग कर रही थी तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में फिर उनको कम अमाउंट जो है देनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल इंडिकेटर जो है, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है उसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने इतनी तफसीलन बताया, तो ये सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हर टॉपिक जो है ना ये तकरीबन 15-20 मिनट 30 मिनट का टॉपिक है, मगर हम एक मैंने जैसे बताया कि ये एक चेकलिस्ट अभी हम लोग बना रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम मजीद भी जो है इसके अंदर सेशंस जो है करेंगे, और उससे जो है हमें जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है मिल जाएगा। अच्छा, इकोनॉमिक ट्रेंड में अब जैसे ईएसजी की बड़ी बात हो रही है आजकल के जी, इन्वायरमेंट सेफ्टी रेगुलेशन वगैरह हैं, तो उसके हवाले से है। आपकी जो रीजनल वॉर्स हो रही हैं उसकी वजह से, तो वो एक मतलब जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जब टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो देख रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर। और ये आप ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कंट्रीज में आपकी रसाई है, आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मतलब उस अप्रोच के हिसाब से चल रहे होते हैं। और अगर जैसे आप मतलब आपको खाली एक ही मार्केट में काम करना है, तो फिर आप उसी मार्केट को फोकस करते हो, उन्हीं के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उन्हीं के जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फिर वो इंडस्ट्री एनालिसिस का होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर भी जो है हमें जो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, आपकी जो फार्मा इंडस्ट्री है, आपकी और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो इनकी जो है ना डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, एक लाइफ साइकिल कहलाती है हर इंडस्ट्री की। कुछ जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अब जैसे
इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी इंडस्ट्री है, ये इमर्जिंग मार्केट है। और मतलब कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रोथ में हैं, कुछ मेच्योर हैं, कुछ डिक्लाइनिंग के ऊपर हैं। तो हमें जो है अब मतलब इन्वेस्टमेंट जो करनी है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे एग्जांपल भी शेयर करूं, तो हमें ये देखना है कि उस लाइफ साइकिल मतलब वो जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसकी वो मतलब जो लाइफ साइकिल के हवाले से किस स्टेज के ऊपर है। अगर हमको ये आइडिया हो गया कि भाई ये लाइफ साइकिल की इस स्टेज पर है, तो हम जो है बेहतर तौर पर जो है असेस कर पाएंगे, और हम उस तरफ जाएंगे जहां पर जो है आपकी ग्रोथ चल रही है या आपकी मेच्योरिटी चल रही है। अच्छा, अब एक चीज जो है हम नहीं देखना चाहेंगे इसके अंदर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना डाइवर्स पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आप जो है एक से ज्यादा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जो है अपने जो स्टॉक्स हैं उनको बैलेंस लेकर चल सकते हैं। मतलब कुछ जो है आप इंडस्ट्री आपने ग्रोथ की ले ली, कुछ आपने इंडस्ट्री मेच्योरिटी की ले ली। ऑब्वियसली डिक्लाइनिंग पे कोई नहीं जाता, अनलेस कि आपको कोई एक खास रीजन हो कि आपको एक कैपिटल गेन के हवाले से देखना हो, तो हम मतलब इसको मजीद बात कर सकते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है वो किया जाता है। एक बड़ी अच्छी टर्म जो है वो जो वॉरेन बफेट है उसने यूज की है, मोट। तो पहले जो है जैसे किला होता था, पुराने जमाने में किला होता था, और उसके करीब पूरे इर्द गिर्द जो है ना एक वो खंदक, जहन से नाम निकल, बहुत सारे आइडियाज आ रहे, तो खैर एनीवे, तो वो एक जो है ना वो पूरा किले के इर्द गिर्द जो है ना वो डीप जो है वो खोद दिया जाता था, और उसके अंदर पानी और मगरमच्छ डाल दिए जाते थे कि आपकी एंट्री जो है वो आसानी से ना हो सके किले में। जो भी ऑफेंसर थे वो इजीली जो है एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो वो एक मोड कहलाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम उन कंपनीज के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर जो है ना बैरियर टू एंट्री हो, कि वहां पर जो है ना लोग जो है इतनी आसानी से मतलब नया जो कॉम्पिटिटर है वो आसानी से उसके अंदर एंटर ना हो पाए। जैसे अरामको है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके अंदर मतलब जो नए एंट्रेंट है उनको आना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा मोट है। तो और ये उसके फायदे पे है। तो इसी तरह से और जो है जैसे वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, इनकी बहुत बड़ी एक वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मोड है इनका, जिसकी वजह से जो न्यू एंट्रेंट है उनको एक्सेस जो है बड़ा मुश्किल होता है। फिर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत होता है कि भाई किस प्रॉफिट मार्जिन पे खेलना है। तो अम, अगर इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन ये फिर 20 25 30 मिनट का टॉपिक है, तो इसमें ये होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिरा देते हैं। तो क्योंकि उनका वॉल्यूम ऑफ स्केल्स चल रहा होता है, तो जो नया एंट्रेंट है फिर उसको जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन उसके बारे में नहीं आता, जो कहते हैं कि भाई वो उसके पॉसिबल ही नहीं होता कि हम जो है मतलब इस प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें, तो वो उसकी वजह से जो है ना किक आउट हो जाता है न्यू एंट्रेंट। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर इंडस्ट्री एनालिसिस में आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बैंकिंग है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। इस जितनी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। तो उसके अंदर भी जो है मतलब आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनको रेगुलर पेनल्टीज लग रही हो। ये इनकी कंप्लायंस बहुत मतलब अच्छे ना हो। कंपनी के अंदर जो एसओपीज हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, वो इतने अच्छे ना हो कि रेगुलेटर जो है बार बार इनको जो है पेनल्टी दे रहा हो। इंश्योरेंस कंपनी को पेनल्टी मिलती है, बैंकों को पेनल्टी मिलती है, और इसके अलावा और दूसरे हैं। अब जैसे अमेरिका के अंदर बात करें, मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उसमें यही होता है कि अब जैसे हेल्थ केयर के हवाले से हिपा के स्टैंडर्ड्स हैं। अब अगर हेल्थ केयर वाले उसको नहीं फॉलो करें तो उनको पेनल्टी लगेगी, और हो सकता है उनके ऑपरेशन भी बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में देखना पड़ती हैं। मैं इसको मजीद डिस्कस कर लूंगा आगे फ्यूचर में। फिर स्टॉक सिलेक्शन आ जाता है। स्टॉक सिलेक्शन में अगेन वो फिर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, वो अपनी जो कम्युनिकेशन है वो शेयर होल्डर को बताते रहे, मतलब उनको इन लूप रखें। मतलब ऐसा ना हो कि वो मतलब
कि मतलब उनके अपने जो प्लान्स हैं वो सुपरसीड कर जाएं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से। तो शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो है प्राइम है किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी कंपनी को, अगर उनको ट्रांसपेरेंट रहना है तो। फिर जो कैपिटल एलोकेशन है कंपनी की वो कहाँ पर जा रही है, वो कहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रेशियोज जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये रेशियोज पढ़ेंगे। और अभी जो है ये मेजर जो है टॉपिक्स हैं, इसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको हल्का हल्का लेकर चलेंगे, ताकि ये कि जो नॉन फाइनेंस के हैं, और जैसे मैंने वॉइस मैसेज में भी कहा था कि मेरी कोशिश है कि जो नॉन फाइनेंस के बंदे हैं वो इन लूप रहें और वो जो है कुछ सीखे इस सेशन से। जो फाइनेंस वाले हैं उनको तो माशाल्लाह सब कुछ आता है, मगर जो हम नॉन फाइनेंस, इंक्लूडिंग मी, मैं भी एक इंजीनियर हूँ फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मगर ओवर द पीरियड अपनी कोशिश की कि नॉलेज गेन करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक जो है इसके अंदर काम हो रहा है। अच्छा, फिर वही है कि शेयर होल्डर फोकस जो है वो होना चाहिए, और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट जो है शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो बढ़ाना होना चाहिए। मतलब असल चीज ये है कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़े। तो ये इस तरह की कंपनी जो है फिर हम टॉप डाउन अप्रोच के अंदर सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, एडवांटेज में बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है आपको, कि आप जो है ना पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, आप इंडस्ट्री ट्रेंड को देख रहे होते हैं, और आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ऐसी हम एक कंपनी हाथ आए कि जो हम लॉन्ग टर्म के हवाले से जो है ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और वो इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जी ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमको लेकर जाता है, बजाय इसके कि हम एक कंपनी पकड़कर उसको इन्वेस्ट कर दें। तो हम जब इंडस्ट्री लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं और हमको इंडस्ट्रीज की लाइफ साइकिल का आइडिया हो जाता है, तो हम जो है उसके अंदर अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो बनाते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं कि जी डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। आप कंट्रीज की फोरकास्ट नहीं कर सकते। अब कुछ चीजें जो है फोर्स मेज्योर भी हो जाती हैं, जैसे कोविड आ गया, अभी मंकी पॉक्स का चल रहा है सिलसिला। तो उसके हवाले से जो है ना फिर ये चीजें मतलब हमको जो है हर्ट करती हैं। तो इसके अलावा जो है ओवरऑल रिलायंस ऑफ द जनरल ट्रेंड के कि आप जो है ना मतलब कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं वो देख रहे होते हैं, और स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हो रही होती है। और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है, क्योंकि आप ओवरऑल जो है ना एक आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, और उसको फिल्टर डाउन करना, उसकी नॉलेज लेना ज़रा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो हमने 3 मेजर कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उसके जो मजीद चीज़ें सीखी हैं, तो हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, और ये बहुत ही रीसेंट एग्जांपल जो है वो पिक की गई है कि हम ईवी जो अब बूम आने वाला है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में लूसिड है, पाकिस्तान में BYD है, अमेरिका में टेस्ला है। तो हम क्या मतलब टॉप डाउन अप्रोच इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको आगे लेके चलें कि भाई इसके मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है अगर हम करें, तो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, अब आप देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस जो है मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं, और ओपेक ने जो है प्रोडक्शन जो है कम कर दी है। तो ऑब्वियसली एक फ्यूल कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है। तो ये एक चीज फेवर में जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से। फिर अब बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ग्लोबल मतलब मीटिंग्स भी हो रही हैं, कंसर्न भी हो रहे हैं, यूरोप भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व होना चाह रहा है, कुछ पार्टीज उनकी इन्वॉल्व हो रही है, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने भी दरख्त लगाने की कोशिश की थी। तो खैर एनीवे, तो ये एक क्लाइमेट चेंज का भी एक है, जो कि क्लीन एनर्जी के हवाले से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट बन जाता है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल मतलब इतनी बढ़ गई है, इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं कि आप जो है ना आपके लिए आसान हो गया है ईवीज को कैरी आउट करना। तो ये हम जो है मतलब ये इसके अलावा भी बहुत से रीजन होंगे, मगर ये एक हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जब कर रहे हैं
तो उसके अंदर ये आपके जो है ना ये मेन टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर मतलब जैसे हमने एनालाइज किया तो ये चीजें जो है ईवी की फेवर में जाती है। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ईवी की मार्केट में तो रैपिड ग्रोथ हो रही है, और नए से नए एंट्रेंट भी आ रहे हैं, और जो इस्टेब्लिश हैं वो हेविली जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अब फोर्ड वगैरह है अमेरिका के अंदर, वो भी इसके अंदर आ रहा है। टोयोटा, फोर्ड हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये सब जो है अब ईवी मार्केट में आ रहे हैं और नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये हम इसको इस हवाले से हमें देखना है कि हमें वो कंपनीज अडॉप्ट करनी है जो कि मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट हो उनको, और वो उनके सप्लाई चेन जो है वो इजीली हो। अब जैसे ज्यादातर जो लिथियम के वो जखायर हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आपकी एबीसी कंट्री के अंदर हैं। आई थिंक अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये जो साउथ अमेरिका में आता है। तो अब ज्यादातर कंट्रीज जो है ना जो बैटरी वगैरह के हवाले से काम कर रही है, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर एबीसी कंट्रीज के अंदर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। और अमेरिका भी उसकी भी कोशिश है कि वो वहां पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाए और वहां से लिथियम की जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सट्रैक्ट करें। तो हमें ये सारी चीजें जो है अपने देखना है जब भी हम इस तरह के एनालिसिस करें, और स्पेसिफिकली हम ये जो ईवी की बात करें। तो अच्छा, अब स्टॉक सिलेक्शन में क्या आ जाता है। स्टॉक सिलेक्शन में अब जैसे हम अमेरिका की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अमेरिकन की जो है कंपनीज मैंने मेंशन की हुई हैं, तो जैसे टेस्ला हो गई, वॉक्सवैगन हो गई, फोर्ड, ये सारी जो है ना इनकी फाइनेंशियली ये स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर कैपिटल बहुत बड़ा रिक्वायर्ड होता है ईवी के अंदर असेंबली, कार असेंबलिंग के लिए। तो हमें जो है बड़ी और स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशंस की जो है ना कंपनी को उसके हवाले से काम करना है। फिर बैटरी मैन्युफैक्चरर में CATL है, LG केमिकल है, और दूसरी जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस बैटरीज जो है वो कर रही हैं। अब जैसे BYD के हवाले से है कि उन्होंने, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ल्यूसिड की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनकी माइलेज बहुत अच्छी है। तो ये इन कंपनीज के अंदर आप जो है ना मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। अभी हम सारी जो है ना मतलब मैं किसी कंपनी को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी को हाईलाइट नहीं कर रहा, सिर्फ हम समझने के लिए ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरह से जो है अब जाहिर बात है आपकी ईवी बन गई, उसकी जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है, जो उसके पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर अब जाहिर बात है ईवी जब रोड पे आएगी तो उसको चार्जिंग भी चाहिए होगा। तो चार्जिंग जो कंपनीज हैं, यहाँ पर अरामको है, यहाँ पर सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ कि अरामको ने चार्जिंग स्टेशन बनाना शुरू कर दिए हैं। आपकी जो सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी है उसका आया था कि उन्होंने जो है चार्जिंग स्टेशन बना। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनियां होंगी जो कि चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ जो है ना ये ऑप्शन है अवेलेबल, कि जहाँ पर जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब ये यूएस की कंपनीज की एग्जांपल है कि जी चार्ज पॉइंट है, ईवीगो है, ये यहाँ पर जो है ना इन कंपनीज के अंदर जो है हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच के हवाले से। तो ये है रिमोट वर्किंग। मतलब ये एक बहुत अब यानी बहुत ज़्यादा एक ड्राइव कर रहा है चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया है कि आपका नोमैड वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसके अंदर वो रिमोट वर्किंग कर रहे होते हैं लोग। तो ये कोविड से शुरू हुआ है और अब ये बड़ा बूम हो गया। अब देखें, ये जो एक प्रॉब्लम थी कि मतलब लोग कंपनी नहीं जा पा रहे थे और काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो रिमोट वर्किंग में है। तो अब वो किस तरह से हमारे फेवर में आ सकता है, तो वो हम देख रहे हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के हवाले से कि जी कोविड जब आया तो काफी बिजनेसेस जो हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, उनके लिए बड़ा मसला था। तो वो उन्होंने जो है, क्योंकि वो कंप्लायंस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, तो उन्होंने अपना वर्क मॉडल जो है रिमोट के ऊपर कर दिया। अब जो कंपनीज रेडी थी अपना वर्क मॉडल शिफ्ट करने के लिए रिमोट वर्किंग में, तो वो एक्सेल की कोविड के अंदर। मगर जो कंपनीज रेडी नहीं थी तो उनको एक अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा कोविड के अंदर। तो ये एक मतलब कुछ के लिए एडवांटेज है, कुछ के लिए डिसएडवांटेज है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगेन, कि अगर आपको कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रेडी था रिमोट वर्किंग के लिए, तो डेफिनेटली वो कंपनीज जो है
इस हवाले से एक्सेल कर गई हैं। और इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ, मतलब जब रिमोट वर्किंग पे आते हैं तो फिर आपकी जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो होती है वो सेव होती है, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, अपनी मेंटेनेंस के हवाले से। तो बहुत सी कंपनी को ये मॉडल बहुत फेवर कर गया। अच्छा, इसके अलावा जो है इंडस्ट्री एनालिसिस में यही चीज़ अगर देखा जाए कि जी जो कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही थी, जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है जिनके पास थे, यानी जो राइट टूल थे लोगों को देने के लिए, जैसे जूम है और दूसरी कंपनीज हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है, फिनोमिनल ग्रोथ है कोविड के अंदर। तो फिर रियल एस्टेट शिफ्ट में बड़ा डाउन साइज आया। अब प्री कोविड की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सी रीड कंपनीज थी, लगा कि जो है ना पैसे लगा रही थी अपने के बड़ी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग्स और ये वो। मगर जब कोविड आया तो वो बेचारी जो कंपनीज हैं, क्योंकि रिमोट वर्किंग में शिफ्ट हो गया था मॉडल, तो उन कंपनीज को काफी हैवी लॉसेस हुए, क्योंकि लोगों ने जो है जो रेंट से वेकेंट कर दिए उन्होंने। तो मतलब ये सारी चीजें, ये हम क्योंकि जब टॉप डाउन अप्रोच जा रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमको खुलकर सामने आ रही होती हैं। जब हम एक कंपनी पकड़ के चलते हैं, यानी बॉटम अप्रोच चलते हैं, तो फिर ये चीजें हमको सामने नहीं दिखती। मगर क्योंकि हम ब्रॉडर व्यू से जा रहे हैं, तो ये अब देखें हमारे सामने है। फिर डेमोग्राफिक चेंज हो गया। अब जब आप रिमोट वर्किंग पे चले गए, तो अब बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे जो कि जिन जो लोकल रिसोर्सेज थे उनको वो बहुत महंगी पड़ती थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, अपने जो है ना रिमोट वर्कर्स जो है हायर कर लिए। तो उनको अच्छे टैलेंट की मतलब अबंडेंस हो गई, और उसके हवाले से उनकी कॉस्ट कटिंग भी हुई, और उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब अपनी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अच्छा, अगर ये सारी फैक्टर्स हम देखें तो हम क्या स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो अब जैसे हमने बात की जी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज, प्री कोविड जो क्लाउड कंप्यूटिंग थी, और आप आफ्टर कोविड की बात करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अमेजोन की वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, इसके अलावा गूगल क्लाउड है, इन सब की फिनोमिनल ग्रोथ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हवाले से जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, और बहुत सारे ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने एक्सेल किया और बेहतरीन ग्रोथ हुई। अब जहां पर ये सारी चीजें हैं, तो वहां पर जाहिर बात है साइबर सिक्योरिटी भी बड़ा कंसर्न होगी, क्योंकि आप टोटली जो है इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो उसके अंदर फिर साइबर सिक्योरिटी की जो टीम थी जो अपने सिक्योरिटी के सोल्यूशन प्रोवाइड करी थी, उनके भी बड़े जबरदस्त जो है ना इसमें पैसे बने। और क्राउड स्ट्राइक जो है किसी हवाले से जो है बुरा समझा जा रहा है आजकल, मगर ये कि उस जमाने में क्राउड स्ट्राइक की भी जो है अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो वो आसमान को बातें कर गए। अच्छा जी, मैं जो है अब ये हमने देखे टॉप टॉप डाउन अप्रोच देखिए, हम बॉटम अप अप्रोच की तरफ जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 6:42। आज तो मुझे 4 टॉपिक बताने थे, मगर ये अभी पहला टॉपिक चल रहा है। अच्छा जी, बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच के अंदर जो है ना आप डिग डीप कर रहे होते हैं, मतलब आप जो है ना कंपनी के बारे में जो है ना, उस कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली आप बहुत ज्यादा नॉलेज जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डीप जा रहे होते हैं, उसके फाइनेंशियल रेशियोज देख रहे होते हैं, और उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। तो मगर आपका जो ओवरऑल फोकस होता है ना, मतलब कंपनी के हवाले से ज्यादा होता है, मार्केट के हवाले से ऐसा नहीं होता। मतलब देखते हैं, आप जब बॉटम अप जाएंगे तो मार्केट भी देखेंगे, मगर जो मेन जो फोकस हो रहा होता है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जो है ना फोकस हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं बॉटम अप अप्रोच के अंदर, इसके अंदर आप जो है ना पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस देख रहे होते हैं कि जी कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, पीई रेशियोज है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, आरओई है, डेट टू इक्विटी रेशियोज है, ये देख रहे होते हैं। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, आप बेफिक्र रहें। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपको लगे ही नहीं कि आपको फाइनेंस आता है कि नहीं आता। मतलब जो फाइनेंस नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फाइनेंस जानते हैं वो मुझसे अच्छा बता सकते हैं। खैर एनीवे, हमको ये सब पढ़ना है, मगर ये कि जैसे मोटा मोटा आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से जो है ना काम हो रहा है। फिर 3 एस कहलाती हैं, 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बता रही होती है कि जी आपकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, आपकी एक्सपेंस मैनेजमेंट क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है।
बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट जो है आपको पॉइंट इन टाइम का जो है वो बता रही होती है कि इस वक्त कंपनी की जो है ना क्या वैल्यू चल रही है, कि उसकी एसेट की क्वालिटी क्या है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, उसके जो लाइबिलिटीज है वो क्या है, वो सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में पता चल रही होती है। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता, नो प्रॉब्लम, हम कोशिश करेंगे जितना सिंपल पढ़ सकें वो हम सिंपल कर कर पढ़ेंगे, तो डोंट बी वरी। इंशाल्लाह ये सारा फिर आखिरी चीज जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है कि जी कंपनी पैसे किस तरह से जनरेट करी है और उसको कहाँ लगा रही है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका ओवर द पीरियड होता है, और बैलेंस शीट जो है वो पॉइंट इन टाइम का जो है कंपनी का जो है वो दे रही होती है। और ये जो है हम आगे देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम इसको कवर करेंगे। अच्छा जी, फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आ जाता है। ये सारी डिटेल है, आगे है, हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, मगर मैं जैसे यहाँ पर बताना चाहूँ क्योंकि ये टॉपिक कवर करना है हमें बॉटम अप अप्रोच, तो उसमें जैसे इंडस्ट्री एनालिसिस है कि भाई क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इस कंपनी के हवाले से, कि कहाँ स्टैंड करती है, फौजी कंपनीज क्या कर रही हैं, फौजी फर्टिलाइजर वगैरह, ईफर्ट जो है वो क्या कर रही है, तो वो कंपटीशन जो है उनका क्या है। फिर एक पोर्टर 5 फोर्सेस कॉन्सेप्ट है, अगर ये जरूरत पड़ेगी तो इसको मजीद जो है डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। तो ये हम जो है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के हवाले से जो है ना ये और दूसरे मॉडल जो है वो यूज करते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि उसकी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो बहुत हाई है, आपके जो उसके पास पेटेंट हैं, या उसकी जो लीडरशिप है वो मतलब उसकी क्या कॉस्ट है, ये सारी चीजें जो है ना एडवांटेज में आता है। फिर जो है मैनेजमेंट एनालिसिस के उसकी लीडरशिप टीम जो है वो कितनी मतलब उसकी कितनी हाई इंटीग्रिटी है उसकी, मतलब वो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या मैनेजमेंट का इंटरेस्ट वो अपना इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं या शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। अब जैसे आईपीओ की बात हुई थी, बहुत से लोगों ने मतलब वो क्लास भी मतलब सेशन अटेंड किया था आईपीओ का, हमने बात की थी आईपीओ के हवाले से 4015 जमजुम जमजुम फार्मा, और मैंने मतलब बताया था कि जो उसका सीईओ है तारिक के नाम से सीईओ, तो उसका जो है 35 से 36 साल का जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि ये सीजन प्लेयर है और ये जो है ना कंपनी को आगे लेकर चलना चाह रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान में, सऊदी अरब में और हर जगह जो है आपको जो है ना लीडरशिप को देखना है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनकी इंटीग्रिटी रही है पास के अंदर, कि वो शेयर होल्डर को उन्होंने वैल्यू बना कर दी है। अच्छा जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है उनका, कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या वो ग्लोबली कंट्री वाइज ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी चल रही है, और कैपिटल एलोकेशन उनका क्या है, कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वैल्यू बनाकर वो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, कि क्या आया के डिविडेंड पे कर रहे हैं रेगुलरली, साथ में इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, और अगर वो समझते हैं कि जी शेयर की वैल्यू मार्केट में कम चल रही है तो क्या वो बाय बैक कर रहे हैं कि भाई उसकी जो वर्थ है उसको मेंटेन करें शेयर को। तो ये सारी चीजें आप बॉटम अप अप्रोच में कर रहे होते हैं। फिर वैल्यूएशन जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉटम अप अप्रोच के अंदर, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये समझ लें कि ये फेयर वैल्यू होती है, कि ये जो कंपनी है इसकी जो जितनी भी ग्रोथ है, सारी चीजें जो है अर्निंग्स वगैरह के हवाले से, कैश फ्लो के हवाले से, तो ये इसकी जो है ना एक फेयर मार्केट वैल्यू बनती है। अब अगर जैसे आपको कैलकुलेशन करना नहीं आती, कोई मसला नहीं है, बहुत सी ऐप हैं, पेड ऐप भी हैं और फ्री ऐप भी हैं मार्केट के अंदर, जो आपको एक फेयर वैल्यू जो है कंपनी की बताती हैं। तो अगर कोई कंपनी, अब जरूरी नहीं है कि हर रिकमेंडेशन पे आप एक्शन लें, मगर जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो अपनी फेयर मार्केट से कम होती हैं वैल्यू पे, तो आप जो है उनको बाय कर रहे होते हैं। क्योंकि असल बात ये है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना ये इंट्रिंसिक वैल्यू मायने रखती है, और इसको आप लेकर करना होता है। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू से ही जुड़ी हुई एक चीज होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर जैसे एक चीज जो है 1000 रुपए की जो है आपकी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है,
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप जैसे कहते हैं 10% या 20%, अगर उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है, तो आप जो जैसे फेयर वैल्यू होती है ना, उससे भी जो है कम में जो है आप ले रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर वो प्राइस मजीद डाउन होते हैं तो आपके जो है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी। इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट को, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे ये हम एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस की जो है एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये फर्जी कंपनी है, हाइपोथेटिकल कंपनी है कि हम एक टेक कंपनी को जो है हम किस तरह से बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे। तो अगर जैसे हम बॉटम अप अप्रोच लगाते हैं उसकी कंपनी के हवाले से, तो हम क्या देख रहे होते हैं जी, फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, कि इस कंपनी की जो है 20% एनुअली जो है ना ग्रोथ आ रही है, ये और ये 5 साल से आ रही है, तो दिस इज अ बिग थिंग। अगर 20% ग्रोथ है 5 साल से, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें इतनी ग्रोथ नहीं मिलती। पाकिस्तान में ग्रोथ का होना अलग चीज है, और बाकी जगहों पे जो डेवलप कंट्रीज है उसमें 20% ग्रोथ इज बिग थिंग। और जैसे उनके हाई प्रॉफिट मार्जिन है और नेट मार्जिन उनके अच्छे हैं, तो ये मतलब हम ये इस कंपनी के हवाले से देख रहे हैं कि हमने क्यों ये इंटेलिजेंट सोल्यूशन कंपनी जो है सेलेक्ट की। और जो फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं उसमें क्या है, इसकी सॉलिड बैलेंस शीट है कि भाई इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, इसके पास कैश रिजर्व ज्यादा है, और इसका कैश फ्लो अच्छा है। तो ये मतलब हमें फाइनेंशियल एनालिसिस अगर हमने की तो उसमें ये निकल कर आया कि हमने क्यों ये कंपनी पिक की है। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर जी, मार्केट लीडर है, मतलब ये नीश सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये मार्केट लीडर है, इनको कोई टच नहीं करता है, इनको इनका मोड बहुत बड़ा है, इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, और इनके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। अब बहुत सी जो पेटेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं, एप्पल के पास हैं। तो अगर कोई भी नया एंट्रेंट आता है तो उनको वो पेटेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी का एक खास हिस्सा जो है वो जो जो मार्केट लीडर है उनके पास जा रहा होता है, क्योंकि उनके पास पेटेंट मौजूद है। तो ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि उससे जो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है नैरो होता जाता है, और फिर इन दी एंड नेट मार्जिन जो है उनका वो मतलब कम होता जाता है। तो अगर ये टर्म्स कोई भी आपको नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा ये जितनी भी फाइनेंस की टर्म्स हैं वो आपसे आप लोगों से बाद में डिस्कस करूं। कोशिश यही है कि आप जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब मैनेजमेंट एनालिसिस में जो है ना, हम जो आईएसआई की हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर भाई हमने देखा कि जी एक्सपीरियंस लीडरशिप है। जैसे मैंने आपको बताया जमजुम की बात की मैंने, कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और जो सीईओ है उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक कंपनी को मतलब डिफॉल्ट से खड़ा कर कर आया है, आगे तक लेकर गया है। अब उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की है, तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें बता रहा होता है कि यार ये बंदा जो है ना इस कंपनी को भी आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इसकी एक लेगेसी है, इसका जो है ना एक इंटीग्रिटी है टूवर्ड द शेयर होल्डर। और इसी तरह से कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है अपने, और वक्त आने पे जो है शेयर को बाई बैक कर रही है। तो ये सारी चीजें है। और जो कैपिटल कंपनी लगाती है वो उसका जो है ना एक बहुत ज्यादा उसकी मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो है ना कैपिटल लगा रही है, बजाय इसके कि ऐसी जगह लगाए जहां पर रिटर्न और ग्रोथ कम हो जाए। तो वो इस तरह से। और वैल्यूएशन के हवाले से फिर यही आईएसए की अगर जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जी उसकी जो फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर हमने मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, डीसीएफ मॉडल कहलाता है, पीई मॉडल कहलाता है, ये सारी फाइनेंस की बातें हैं। हम कोशिश करेंगे इसको हल्का आसान समझें मायनों में। तो खैर कि जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू है, अब अगर जैसे उसकी 1,000 रुपए है, अब आपको पता चल गया कि ये 1,000 रुपए का शेयर है, मगर अभी जो है ना मार्केट में 900 का चल रहा है, हो सकता है 800 का चल रहा हो। तो ये जो है ना, यानी हम कहते हैं कि यार ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जो है ज्यादा है, मगर ये शेयर प्राइस कम चल रहा है। तो इसमें हम कोशिश करें कि अगर बाकी चीजें सही हैं, जो हमने डिस्कस किया कि जी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक वगैरह ये सब देख लिया, और उसके बावजूद हमें कोई ऐसी रीजन नहीं मिला कि भाई ये शेयर प्राइस क्यों डाउन है, तो फिर ये फेयर वैल्यू के हिसाब से अच्छा शेयर है। ये आज नहीं, 6 महीने बाद, साल बाद जो है ये बहुत अच्छा चलेगा। तो इस हवाले से जो है हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के हवाले से जो है वो वैल्यू बनती है। फिर अगेन मार्जिन ऑफ, अगर सेफ्टी उसके अंदर रखना चाहें कि आपने जो है 20% मार्जिन सेफ्टी रखा हुआ है, तो वो 800 रुपए का जो है ना हमें खरीदना चाहिए।
कि अगर वो शेयर जो है 800 रुपए तक आए तो हम खरीदें, हो सकता है वो मार्केट में 900 का चल रहा हो और इंटरेस्ट वैल्यू उसकी 1000 की हो, मगर हम क्या करेंगे कि जी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो हम 800 रुपए का इंतजार करेंगे कि 800 रुपए पे आएगा तो फिर हम खरीदेंगे। और तो कुछ लोगों के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% भी हो सकती है। ये हर बंदे की अपनी चॉइस है, कोई ये स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है, ये मार्केट के हिसाब से, जो फाइनेंशियल मार्केट जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से और इंडस्ट्री के हवाले से ये कम ज़्यादा जो है वो होती रहती है। और इस तरह से जो है फिर हम अपना जो है स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो अभी 4 मिनट रह गए हैं, मैं माइक ओपन करता हूँ, इसमें से जो आपके कोई सवालात हैं वो देखें और फिर जो है मुझे फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से भी डिस्कस करना है। 1 मिनट में माइक ऑन करता हूँ। जी, माइक मैंने ऑन किया है। मोहम्मद उस्मान साहब। हाँ जी, एसएम भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अभी आपने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, जी जी। तो मैंने अभी 3 साल में एक चीज ये देखी है, चूंकि डिफरेंट कम्युनिटीज का भी मैं पार्ट हूँ, मैं थोड़ा चूंकि मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड है तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल्स और दूसरे लोगों के पोर्टफोलियो भी स्टडी कर लेता हूँ। अब उसमें मुझे मेरा जो एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हाउ मच डाइवर्सिफिकेशन वुड बी अ गुड थिंग। यूजली लोग करते हैं कि वो 20-20, 25-25 कंपनीज के अंदर जो है वो कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते हैं। अब चूंकि प्रपोर्शन कम होता है तो वो जो रिटर्न्स मिलते हैं तो वो उससे एट द एंड ऑफ द डे जो एग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है ईयर बेस पे वो अच्छी नहीं निकल पाती। तो आपके हम्म, एक्सपीरियंस में कितना प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए? लेट्स से हम 1 मिलियन की बात करते हैं या हम 10 मिलियन की बात कर लेते हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑब्वियसली। हम्म, तो कितनी डाइवर्सिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए? बिकॉज मैंने अभी तक लिटरेचर के अंदर या रिसर्चर्स के अंदर कोई एक बेंचमार्क नहीं मिला मुझे, जितना मैंने थोड़ा स्टडी किया है डिफरेंट चीजों में, कि हमें कहाँ से कितना स्टार्ट लेना है, कितनी कंपनीज आपको अच्छा पर मिल जाए तो वो आपके लिए अच्छी पिकिंग हो सकती हैं, जिससे आप मतलब जो है अपने पोर्टफोलियो को ईयरली बेस पे लेट्स से 35-25% आप ग्रोथ को जो है वो सस्टेनेबल अचीव कर सकें। जी जी। अच्छा देखिए, ये मतलब एक टॉपिक ऐसा है जिसके काफी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, मगर मेरे लिए जो है ना डाइवर्सिफिकेशन, खाली स्टॉक में पैसा लगाना डाइवर्सिफिकेशन मेरे लिए नहीं है। ठीक है। और इस हवाले से जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर। अगर आपको चाहिए होगा मैं आपको यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट 101 पढ़ी थी। तो अब असल में ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये आप अपनी लाइफ की किस स्टेज के ऊपर है पहले तो वो देखना पड़ेगा, कि आप जो है मतलब 20s 30s के अंदर है, 40s के अंदर है, 50s के अंदर है, या रिटायरमेंट एज पे पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें जो है ना एज वाइज जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो कम से कम होता जाता है। आप अगर जैसे आपकी जो एज है जितनी बढ़ रही है 50s या 60s के अंदर, तो आप कम से कम रिस्क लेना पड़ता है। और बजाय इसके कि आप वो आपका मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर हो, तो आप जो है दूसरे जो लिक्विड एसिड है या आपके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, आप उसके अंदर जो है ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पहले तो ये चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि एक आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो मिक्स होना चाहिए। अच्छा, अब आप अगर आप जो है खाली इसकी बात करते हैं कि जी स्टॉक कंपनीज के हवाले से, तो अगेन स्टॉक कंपनी का एक जो जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है कि 100 माइनस आपकी एज। ठीक है, 100 - 40, अगर जैसे 40 की एज है तो आपका जो 60% ऑफ द पोर्टफोलियो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट हो, जो कि वो बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। ठीक है ना, और बाकी चीजें जो आपका जो 40% है वो 1 मिनट, मैं लिंक दोबारा बनाता हूँ, टेलीग्राम वाले साथ ही रहें। मैं 1 मिनट, सॉरी गाइस।
थोड़ा सा टाइम दिएगा, मैं इन लोगों को ऑनलाइन कर लूँ। जहाँ जहाँ लिंक नहीं जा पाया है तो प्लीज़ आप लोग लिंक शेयर कर दिएगा। मैंने कोशिश की है कि लिंक मिल जाए। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं गूगल पे लोगों का आने का। आप लोग बता दिएगा गूगल पे मेरी आवाज़ आ रही है। टेलीग्राम तो वैसे ही चल रहा है जो पहले चल रहा था, मगर ये गूगल पे आवाज़ आ रही है, गूगल मीट पे। चैट में बता दें। अच्छा। जी। ओके। तकरीबन 29-30 लोग थे। ज्वाइन कर लें तो अच्छा है, मैं फिर कंटिन्यू करूँ। ठीक है। असल में टाइम की कमी है, तो मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ जो हम डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। तो देखें, जो जनरली एक्सेप्टेड है ना कि आप स्टॉक पोर्टफोलियो आपको क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया जैसे 100 माइनस आपकी जो एज है। अब अगर जैसे 40 ईयर्स की एज है तो 60% जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक्स के हवाले से हो। बाकी आप जो है सुकूक बॉन्ड में कर सकते हैं, बाकी और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इकोनॉमिक का डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक की क्या माहौल चल रहा है इकोनॉमिक। अब जैसे हाई इंटरेस्ट रेट है, अब अगर आप स्टॉक में लगाकर जो पैसे आप इतना रिस्क लेकर जो कमा रहे हैं, तो अगर आपने मतलब अगेन ये सब्जेक्टिबल है, हर किसी के अपने मसलक में मामलात हैं कुछ, हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहे हैं। मगर अगर हम जैसे सुकूक बॉन्ड के हवाले से इन्वेस्ट करते या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन्वेस्ट करते इस्लामिक सर्टिफिकेट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा था, 21% का रिटर्न मिल रहा था। और शायद अभी भी जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। सऊदी अरब में जो है बहुत सी कंपनी है सुकूक बॉन्ड के हवाले से वो 8.5% दे रही है, 7.20% दे रही है साल का।
तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। हो सकता है आपको स्टॉक में उस टाइम के ऊपर कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करने में आपको जो है इतना हाई रिस्क लेना पड़े और आपकी जो रिटर्न है वो इतनी ना हो। मगर अगर आप बॉन्ड्स के अंदर, सुकूक बॉन्ड्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं या कोई और मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, और इसकी पूरी डिटेल जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और चीज ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अब एज बढ़ गई है, तो अब जो नई बात करते हैं वो कहते हैं कि जी 110 की वैल्यू लें। अब ये क्यों वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, ये इसका कोई रीजन नहीं है। मगर जो जनरली एक्सेप्टेड था पहले 100 माइनस एज और इतना परसेंटेज आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और अब जो है वो 110 की एज ले रहे हैं कि भाई 110 माइनस आपकी एज और बाकी का जो पोर्टफोलियो वो आपका स्टॉक्स में लगा सकते हैं और बाकी चीजें जो है आप मुख्तलिफ और चीजें जो है वो कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का है। होपफुली मैंने इसको काफी टाइम लगा दिया और कन्वे कर पाया हूँ। अच्छा, किसी और का सवाल है इस टॉप डाउन अप्रोच के हवाले से या बॉटम अप्रोच के हवाले से? अगर है तो डिस्कस कर सकते हैं। कंपेनियन जी, अब्दुल सत्तार साहब। आपका हाथ है ऊपर अब्दुल सत्तार साहब। मैंने सॉरी माइक शायद बंद किया जी। माइक ऑन किया है मैंने अब्दुल सत्तार साहब। माइक ऑन है अब्दुल सत्तार साहब। अच्छा, मेरी कोशिश है जितना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ना उतना मज़ा भी आएगा पढ़ने में और समझने में मज़ा आएगा। क्योंकि ये बहुत से लोग जो हैं पढ़ाते तो हैं ये टॉपिक मगर बहुत बोरिंग करके पढ़ाते हैं। और ये मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब क्योंकि मैं मेनली जो है फंडामेंटल एनालिसिस को कंसिडर करता हूँ और उसके ऊपर काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुझे जो है उससे गेन भी मिला है। तो मैं मतलब इसको अहमियत देता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से। तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों चीज़ों की आपके पास एक्सपर्टीज है तो फिर तो बेहतरीन है। मगर अगर आप एक चीज भी मतलब कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं तो एक अच्छा जो है इसके अंदर आप गेन ले पाते हैं फ्यूचर के अंदर। अम, जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट उसके ऊपर चलता हूँ। चल मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ और अब जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो है एक प्रेजेंटेशन थी। चलिए, अभी एक टॉपिक हुआ है। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी पढ़ाऊँ तसल्ली से पढ़ाऊँ ताकि ये कि लोग जो हैं उसके अंदर बजाय इसके कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, एक चीज़ को अगर तहम्मुल से पढ़ा दिया जाए तो वो अच्छा है। अ, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब ये हमारा जो है मेन टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, हमने जो वो किया हाउ टू पिक स्टॉक्स। अब ये जो हम कर रहे हैं ना ये एक पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसको हमें फॉलो करना है। और अगर ये फ्रेमवर्क आप समझ जाएं तो आपसे अच्छा बंदा कोई नहीं हो सकता। मैं मतलब ज्यादा बोस्ट नहीं करना चाह रहा या ये नहीं कहना चाह रहा कि जी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही बड़ी टॉप चीज है, नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह पर है, टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह पर है। अच्छा, जो चीज नहीं एग्जिस्ट करती वो चार्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते जब तक कंपनी नई होती है। अगर नई कंपनी होती है तो उसके कोई चार्ट एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस वक्त आप जो है फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर जो है ना काम कर रहे होते हैं। ये एक चीज समझने की है। अगर कोई चीज कोई कंपनी आईपीओ के अंदर है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं पता चलने वाला कंपनी का। जो चीज बताएगी वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताएगी। ऑब्वियसली जब वो कंपनी मार्केट में आ जाएगी उसके प्राइस एक्शन के चार्ट्स बनेंगे, फिर ऑब्वियसली आप टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रही होती है और आपको डायरेक्शन दे रही होती है कि कंपनी के प्राइस कहाँ मूव हो रहे हैं और उसकी बेसिस पे आप कर रहे होते हैं।
तो फंडामेंटल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट और टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसी वजह से हमारे जो 5 सेशन थे वो उसके अंदर डेडिकेटेड थे, और ये छठा सेशन जो फंडामेंटल एनालिसिस पे, मगर ये कोर चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रेजेंटेशन की वजह से इस तरह से मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आगे फ्यूचर में जो है ना एक आपको फ्रेमवर्क जो है मिल सकता है कि ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप कभी भी चला सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं नहीं कर पाता, मगर ये कि मतलब बता नहीं पाऊंगा, मगर ये कि जब वो चीज़ लिखी हुई है तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को अगर उर्दू इंग्लिश का मसला है तो अगर उर्दू में भी स्लाइड्स या टॉपिक्स कुछ चाहिए तो वो मैं कोशिश करूँ कि वो दूँ। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कर रहा होता है कि ये आपका जो है ना कंपनी की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है किस बेसिस पे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो है ना कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बता रहा होता है। जैसे हमने बात की पहले अभी बॉटम अप्रोच के अंदर, के बॉटम अप्रोच में आप जो है ना कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू देख रहे होते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे हम उस तक उस यानी इंट्रिंसिक वैल्यू तक जो है ना पहुंचना चाह रहे होते हैं। और ये एक पूरा फ्रेमवर्क आपको जो है बता रहा होता है कि जी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है कि उसके पेयर्स जो हैं कंपनी के अंदर यानी मुल्क के अंदर, उस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ठीक है, और क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, ये हम एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस में पता कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये जरा सी वेग सी बात हो जाती है ना कि मैंने आपको बताया जी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब मैंने जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए। मैंने जो है ना 5 एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है इसका बगैर कुछ जाने मतलब ऑब्वियसली आपकी एक पुरानी जो है नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, मगर ये कि बगैर हम फ्रेमवर्क जाने हम किस तरह से जो है ना चीजों को पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहली एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है। अब इमेजिन कि आप जो है ना एक रेस्टोरेंट चेन है, उसके अंदर आप जो है ना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और आप ये पता करना चाह रहे हैं कि यार ये वाकई कंपनी की ये जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है ये वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। तो हम जो है कुछ सवालात करते हैं कि जी हाउ मच मनी डज द रेस्टोरेंट मेक पर कस्टमर, कि भाई ये जो रेस्टोरेंट है हर कस्टमर जो उसका बिल रहता है वो कितना जो है वो बिल रहता है, कि पर कस्टमर क्या कमा रहा है। फिर इसके बाद क्या उसके पास एनफ कैश है बिल्स पे करने के लिए, जो उसके अपने बिल्स इंकर हो रहे हैं, जो रेंट है वो सारा, क्या उसके पास इतना कैश है। फिर उसके बाद जो है उसकी जो डेट है, डेट का जो है वो उसके एसिड जो है उससे क्या कंपैरिजन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है क्या ये कैपेबल है कि एक न्यू लोकेशन के ऊपर एक्सपेंड करे, या इसको जो है कंपटीशन फेस हो रहा है, ठीक है। और इज द क्वालिटी ऑफ द फूड कंसिस्टेंटली गुड, ऐसा तो नहीं है कि इसने शुरू में तो बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, फिर उसके बाद जो है अपनी ये यानी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बनाने के चक्कर में इसने जो है ना मसाला जात और बाकी चीजों की जो है ना वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब इस चीज को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये तो मतलब ये तो बहुत ही आसान से सवाल आते हैं ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी कंपनी को जो है इवेल्युएट करते हैं तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं हम, कि और ये जो सवाल है ये किसी के भी अच्छे जो जो मेच्योर बंदा है उसके जहन में आ सकते हैं। अब अगर इसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस के उसमें ट्रांसलेट करेंगे तो ये देखें कि भाई अगर हम ये देख रहे हैं कि मेक पर कस्टमर यानी कितना वो रेस्टोरेंट पर कस्टमर कमा रहा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी हो गई उसकी। क्या वो उसके पास इतना कैश है कि वो बिल्स पे कर रहा है, तो ये लिक्विडिटी हो गई कि भाई लिक्विडिटी उसकी होनी चाहिए कि वो इतना पे कर सके। और डेट उसकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है सॉल्वेंट ही ना हो कंपनी, तो वो सॉल्वेंसी हो गई। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। मगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हम फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से कर रहे हैं और कितना आसान है इसको समझना। अब हमने बात की क्या ये नई लोकेशन में जा सकते हैं या कंपटीशन, तो बेसिकली ये है ग्रोथ और कंपटीशन का टॉपिक। और क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन रखती है, तो ये एक ब्रांड रेपुटेशन है। तो ये कितना आसान है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस जो
एक इजी सवालात हैं, अगर हम वो करें और उसको ट्रांसलेट करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो रेस्टोरेंट चेन है कि वाकई ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। ठीक है। या हो सकता है कि अगर इनमें से कुछ चीजों में या सारी चीजों में मसला है तो फिर ये हो सकता है कि हमारे लिए ओवर प्राइस स्टॉक हो, हमको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से मेरे पास 4 और एग्जांपल है। लेट्स सी। अब आ जाती है टेक्नोलॉजी कंपनी के। भाई टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर जो है ना, हम चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी कंपनी के हवाले से क्या सवालात हो सकते हैं? ये सवालात हो सकते हैं, मतलब खाली ये सवालात नहीं है, और भी हो सकते हैं, मगर जैसे ये जो है ना कॉमन सवालात हैं कि भाई कंपनी कितनी तेजी से जो है ग्रो कर रही है। आ गई ग्रोथ की बात। अच्छा, फिर जो है डज इट वैल्यूएबल पेटेंट और टेक्नोलॉजी, ये हम बहुत पहले बात कर चुके हैं जब हमने हाउ टू पिक स्टॉक में बात की थी कि भाई इसके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि ये जो है इसके पास पेटेंट वगैरह है कि नहीं है, या पता चला कि किसी और के पेटेंट यूज कर रही है और लाइसेंसिंग में बहुत ज्यादा अमाउंट दे रही है, और इस कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट कैसी है, और इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितना प्रॉफिटेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं है लोन ही ले लेकर काम कर रहा हो। और फिर जो है इसकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, इसका जो एक्सपीरियंस है या टीम है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में तो ये लें कि भाई इसकी ग्रोथ की बात की तो ग्रोथ रेट आ गया, इसकी जो है पेटेंट की बात की तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया, इसकी रिसर्च डेवलपमेंट की बात की तो इनोवेशन आ गया, इसकी बोरिंग की बात की तो फाइनेंशियल हेल्थ आ गया, कम मैनेजमेंट की बात की मैनेजमेंट क्वालिटी आ गई। ये बहुत आसान है। फंडामेंटल एनालिसिस, ये जो आपके बेसिक सवालात होते हैं ना, वो ट्रांसलेशन हो रही होती है, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना आप कंपनीज को जो है पिक कर रहे होते हैं, और ये जो है आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई ये कंपनी महंगी थी या सस्ती थी। अब इसमें से हो सकता है कि सारे ही जो है अच्छे उसकी अच्छे एक्सपेक्ट हो सकता है कुछ एक्सपेक्ट कम हो, तो हो सकता है कि किसी और कंपनी के ज्यादा हो, तो आप उस कंपनी को पिक करें। तो ये चीजें जो है हम फंडामेंटल। चलें तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ मैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, और सऊदीया में भी बहुत ज्यादा है, हर जगह फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो हम अब अगर जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई नई ड्रग लेकर आने वाली है, ठीक है ना, कोविड के अंदर जो है वो बड़ी बातें हुई थी, और कोविड की जो आई थी जेनिका और एस्ट्राजेनिका और वो सारी, तो किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते थे कि जी हाउ मच इज इन्वेस्टेड इन द न्यू ड्रग एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर एक कंपनी R&D पे ही काम नहीं कर रही तो हम मतलब उस कंपनी को फिर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी का हैविली रिलायंस ऑन द R&D। अगर वो खाली जो पुराने फार्मूलाज हैं उसी को मतलब चला रही है तो इट्स नॉट अ ग्रोथ कंपनी। ठीक है। अच्छा जी, पेटेंट उसके ड्रग्स की क्या है, मतलब उसके पास जो जो मेडिसिन बना रही है उसके पास अपने पेटेंट है वो, या किसी और के पेटेंट यूज करती है। और कितनी इसकी जो है ना क्लिनिकल ट्रायल की क्या रिजल्ट रहे हैं कि जी वो इफेक्टिव है कि नहीं है। और फिर जो है इसके के बास मतलब ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जिसकी जो है ना रेगुलेटरी अप्रूवल लेना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर रेगुलेटरी अप्रूवल लेना बड़ा मुश्किल है, तो वो भी एक बड़ा मसला है। और क्या वो जो मेडिसिन बना रही है क्या इसकी लार्ज मार्केट है या नहीं है। हो सकता है वो लाइफ सेविंग ड्रग हो, लाइफ सेविंग ड्रग की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये लें जी, ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया कि जी R&D हो रही है, पेटेंट प्रोटेक्शन है, क्लिनिकल ट्रायल है, उसके रेगुलेटरी अप्रूवल है, और मार्केट पोटेंशियल है। तो ये जो है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, और ये जो है तीसरी एग्जाम्पल हो गई। चौथी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ई कॉमर्स के हवाले से। अब हम ई कॉमर्स में जी अमेजोन को ले रहे हैं, कोई भी कंपनी हो सकती थी, मगर अब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब में मुख्तलिफ ई कॉमर्स की कंपनियां हैं और कुछ हाई ग्रोथ कंपनी है। तो अगर हम उसको देखें कि भाई ये जो अमेजोन है ये कितनी डोमिनेंट है ऑनलाइन रिटेल के अंदर, यानी इसका मार्केट शेयर क्या है। अच्छा जी, हाउ ऑफन द कस्टमर रिटर्न टू द परचेज, यानी ऐसा तो नहीं है कि एक दफा उसने कस्टमर ने परचेज कर लिया क्योंकि सेल लगी थी, उसके बाद फिर वो रिटर्न ही नहीं हुआ। तो ये बेसिकली कहलाती है कस्टमर लॉयल्टी, कि भाई कस्टमर लॉयल्टी है कि नहीं है। अच्छा जी, एफिशिएंट अमेजोन डिलीवरी सिस्टम, यानी जो ई कॉमर्स कंपनी है उसका डिलीवरी सिस्टम कितना है, पता चला लोगों को कंप्लेन आ रही है, तो ये तो आपकी रेपुटेशन का मसला है, उसकी लॉजिस्टिक का मसला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर जैसे प्रॉफिट है कि प्रॉफिट मार्जिन उसका क्या है,
कि भाई ऐसा तो नहीं है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, कमाई कुछ नहीं रही, कि सारा जो पैसा है वो इसकी कॉस्ट के अंदर ही चला जाएगा। और इसके अलावा जो है ये कंपनी, ई कॉमर्स की कंपनी क्या काम करी है कि ये अपने आप को एक्सपेंड करे भाई। अगर एक प्रोविंस के अंदर है या एक स्टेट के अंदर है तो दूसरे प्रोविंस में जाए, नेशन वाइड जाए, फिर इंटरनेशनल जाए, रीजनल वाइज प्लेयर बने। तो ये सारी चीजें जो है, हम जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कि जी मार्केट शेयर आ गया, कस्टमर लॉयल्टी आ गई, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन प्लान, और इस तरह से जो है हम पिक कर होंगे। और चौथी कंपनी जो है, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात भी कर चुके हैं, जो कि रीट्स। अच्छा जी, रीट्स के हवाले से क्या सवाल आ जाते हैं भाई, कि जो रीट्स कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या वो फेयरली वैल्यूड थी? ऐसा तो नहीं है कि किसी को फेवर देने के लिए जो उन्होंने महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली, कि जी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से जो है बड़ी महंगी महंगी प्रॉपर्टियां खरीद लें। तो फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में आता है। अब हर सेक्टर का जो है ना एक अलग डायनेमिक्स है, अलग जो है उसके फैक्टर्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर में, कि भाई इस सेक्टर में क्या क्या डायनेमिक्स हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या क्या नेगेटिव वो हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ फुल द ये आ जाता है ऑक्यूपेंसी रेट के भाई, रीट की जो प्रॉपर्टी, अब अगर एक रीट ने जो है होटल खरीदा हुआ है या ऑफिस स्पेस खरीदी हुई, हमने देखा था कि कोविड के अंदर बड़ा मसला आया था। तो अगर होटल खरीदे हुए हैं तो उसकी ऑक्यूपेंसी रेट क्या चल रही है? अच्छा जी, रेंटल इनकम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हर साल 10% का इजाफा है या नहीं है? अगर नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी डिविडेंड इनकम के अंदर, तो वो उस हिसाब से फिर ट्रीट होना चाहिए। अच्छा, इस रीट कंपनी ने कितने डेट लिए हैं? अब ज्यादातर जो सऊदी अरब में जो रीट कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चल रही है प्राइसेस के हवाले से। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो उसके ऊपर है, लोन के ऊपर है, उन्होंने बोरिंग की हुई है। मगर यही चीज जब आगे जाकर जो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अभी सऊदी अरब में नहीं कम हुए क्योंकि हमारा डॉलर पैग है रियाल, मगर पाकिस्तान में कम होना शुरू हो गए। मगर आगे जाकर जब ये रेट एक सब्सटेंशियल इसमें कमी आएगी तो फिर यही रीट जो है ना, जो 6 रियाल की मिल रही है वो 10 रियाल की भी हो सकती है। मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी टाइम भी हो सकता है खरीदने का, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इनको जो है कम पैसे देने पड़ेंगे डेट सर्विसिंग में। जब डेट सर्विसिंग में कम पैसे देंगे तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और नेट प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो वो डिविडेंड की सूरत में लोगों को मिलेगा। मतलब ये सब इजी है, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आता तो बार बार यही ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर होते हैं कि भाई किस तरह से ये समझा जाए, ठीक है ना। और इसके लिए आपको कोई फाइनेंस डिग्री नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर ये कि डिविडेंड पे आउट क्या है, अब जैसे सऊदी अरब की मार्केट में रीट की जो डिविडेंड पेमेंट है वो 90% तक जो है ना, जो प्रॉफिट है उसमें से जो कंपनी जो है डिविडेंड के अंदर पे करती है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता देंगे। मगर इसी तरह से मतलब ये जो है, तो अगर हम इसको देखें कि भाई ये अगर फंडामेंटल के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई आपका जो डिविडेंड पे आउट है वो डिविडेंड यील्ड कहलाती है। और अगर आपका जो डेट है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो डेट लेवल्स क्या है इसका, रेंटल इनकम जो है बढ़ रही है कम है, ऑक्यूपेंसी रेट है या प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये सब आसानी से जो है ना आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो है क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के हवाले से अभी बहुत डिटेल बाकी है, तो साथ रहें। अच्छा, अब फंडामेंटल एनालिसिस को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में नॉन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है और वो कितना उसको जो है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है, कि वो बाकी कंपनीज के हवाले से उसमें बढ़तरी है, ठीक है। और इसका इंडस्ट्री का ट्रेंड वगैरह ये सब जो है ना आप जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये जो है ना बेसिकली एसेंशियली आपका क्या कर रहा होता है कि इट प्रोवाइड द इंसाइट ऑफ द कंपनी के स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस जो है ना आपको बता रहा होता है। स्वॉट एनालिसिस कहलाता है, SWOT। तो वो
उस हवाले से जो है ना ये बता रहा होता है कि यार कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से बात करें, फिर वहां पर जो है ना आपके फाइनेंशियल रेशियोज आ जाते हैं, और ये फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो ड्राइव हो रहे हैं बैलेंस शीट से, आपकी पीएल-एन-आर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जो हमने बात की थी। नहीं आता कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे और आसान करके समझेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी। और मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम हाफ ऑफ द जो अटेंडी है वो कुछ ना कुछ जो है ना लेकर जाएं घर। तो ये जो है अभी इनिशियल हमने फंडामेंटल एनालिसिस देखा है। इससे पहले कि हम जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ जाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सवाल ले लूं यहाँ पर। मैं माइक खोल रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल बनता है तो प्लीज पूछिए। आधा घंटा हमारे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लूं। फिर मैं वसीम भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जो है ना एक और सेशन करने का मौका दें, ताकि हम जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सेक्टर एनालिसिस जो है ना वो देख सकें कि सेक्टर वाइज जो है लाइफ साइकिल क्या चल रही है। मतलब टॉपिक माशाल्लाह बहुत हैं और अगर अभी तक आपको समझ में आया तो इंशाल्लाह आगे भी समझ में आने वाला है। तो सिर्फ ये है कि आप लोग दिलचस्पी से सुनते रहें तो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। किसी का अगर सवाल हो किसी भाई या बहन का तो पूछ सकता है। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अगर कोई चैट में पूछना चाहता है तो चैट में। जी आरिफ शाह साहब, माइक मैंने ऑन किए हैं। आरिफ शाह साहब, अब आप मालूम कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियली आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज रियली एक्सीलेंट। अनफॉर्चुनेटली मैंने काफी देर से ज्वाइन किया। आई एम इन इंडिया एट द मोमेंट। जी जी मेरा एक सवाल है। आपने मुझे फंडामेंटल एनालिसिस में 4 एग्जांपल्स दिए, रेस्टोरेंट बिजनेस, आईटी, फार्मा और रियल एस्टेट। जी ओके, जी 5 उसके एग्जाम्पल साथ दिए। आपने जी जो जी 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 5 एग्जाम्पल दिए आपने, जी 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 उसके साथ आपने जैसे आईटी का आपने एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चंस के बाद आपने ग्रोथ रेट लिखा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखा, इनोवेशन लिखा, फंडामेंटल हेल्थ और मैनेजमेंट क्वालिटी, करेक्ट? जी जी तो जी अब ये हम जब अगर से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है यहाँ जी पे, जी जी अगर हम इन्फोसिस में ये सारी चीजें देखना चाहें तो हमें ये सारी चीजें एक जगह कहीं मिलेंगी, या हमें वन बाय वन हमें ये कैसे तलाश करना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट क्या है? हमें इफ आई वांट टू सी इट, हमें ये कहाँ पे जाके हमें ये ग्रोथ रेट मिलेगा, या इनोवेशन मिलेगा, या फंडामेंटल फाइनेंशियल हेल्थ इनकी मिलेगी, या मैनेजमेंट क्वालिटी कहाँ अच्छा पे मिलेगी अच्छा हम अगर अभी तलाश करना अभी चाहें जो है तो? ना ये देखें, ये मिक्स बातें हो रही हैं इसमें से। कुछ जो है ना क्वालिटेटिव है और कुछ जो है क्वांटिटेटिव है। जो क्वांटिटेटिव है एग्जैक्टली। उनका जो है रेशियोज आपको पता चल जाएंगे। वो हमें क्वांटिटेटिव एक पूरी क्लास लेनी है जो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियो और मुख्तलिफ रेशियोज आते हैं। और मेरी ओके कोशिश होगी कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बात हो, फाइनेंस की टर्म में बात ना हो, ठीक है ना। तो वो हम करेंगे। ओके वो उसका एक पूरा मतलब ये समझ टॉपिक है, वो घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं ना ये आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलती हैं। जो आपकी ओके। क्वालिटेटिव है ना, अभी अभी मतलब हाँ, वो मेरे पास तकरीबन 28 स्लाइड्स हैं। और मतलब उसके अंदर जो है यही फ्रेमवर्क के ऊपर बात करूंगी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर करना है तो हमको वो क्या करना है, मतलब क्या क्या चीजें देखनी है और किस तरह से। अच्छा, कहाँ देखनी है, ये जो है एक ऑपरेशनल सवाल हो गया। मतलब ये मैं अभी जो है ना कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके अब हर ओके, मार्केट के ठीक है। अंदर जो है वो अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं, और वो जो अलग अलग अप्रोच है वो आपको इजीली यूट्यूब पर मिल जाएंगी। कि भाई अगर जैसे मुझे मार्केट के हवाले से, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ ओके जो है क्वालिटेटिव के अंदर, अगर जैसे मुझे मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में बात करना है तो क्या देखना है ये मैं आपको बताऊंगा। कहाँ देखना है वो ओके अभी मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो ओके। है फिर वो ऑपरेशनल चीज हो जाती है ना। कि जैसे मार्केट स्पेसिफिक है या कंपनी स्पेसिफिक, वो फिर बहुत ज्यादा डिटेल चली जाती है। मगर ये सारी चीजें जो है आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलती है, ठीक है। और मैं अच्छा, आपको कुछ ना जी कुछ टूल्स बताऊंगा कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।
अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, एक मिनट और लूंगा एहसन साहब आपका। जी जी जी, से फॉर एग्जांपल हम तो एक लेमैन है, हालांकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, जी लेकिन आप समझ लीजिए, मैं स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली क्या देखता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है और हम्म। इसका नेट प्रॉफिट कितना जा रहा है और क्या चीज है। अब ये सारी चीजें तो रिसर्च वाले करते हैं, जो नॉर्मली ब्रोकर्स वगैरह ये करके, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं, ये सारी रिसर्च तो वो करते हैं। इंस्टेंटली अगर हम लेना चाह रहे हैं स्टॉक, तो नॉर्मली हम लोग तो ये इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं देख सकते, तो इसके लिए जरा सा आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। अच्छा, देखिए ये असल में मसला है। हम लोग जो है ना इसको चीज को नहीं देख पाते। आप जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बेसिकली ट्रेडिंग है। आप जो है जी। अगर किसी कंपनी के लिए जंप कर रहे हैं और उसकी प्राइस पे खरीद हाँ रहे जी। हो, तो वो बेसिकली आप या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या डे ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो बात हो रही है हाँ। फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात हो रही है कि ये तो आप कंपनी को जो है ना होल्ड करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे फायदा उठाएंगी। मतलब आपने बहुत सारी ओके। चीजें, राकेश झुनझुनवाला की बात सुनी है आपने और दूसरों की बात जी। सुनी है, तो वो जी। एक दिन में तो नहीं बन गए ना। मतलब ओवर द जी। पीरियड जो है वो बने हैं, और उनका जो स्टॉक पिकिंग थी वो, मतलब ये समझ लें कि ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये एक्सट्रैक्ट है उनके इंटरव्यूज से और मुख्तलिफ जगहों से गैदर की हुई। ओके। ये टेक्निक्स यानी ये फ्रेमवर्क एक बना हुआ है, और ऑब्वियसली इसमें आपकी जो नॉलेज है वो आप इसमें ऐड कर लें और इसको और बेहतर कर लें। तो ये एक चेकलिस्ट है कि आप किस तरह से एक कंपनी जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, आप उसके अंदर काम करते हैं। और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर आपको प्राइस एक्शन पे नहीं जंप करना है, या वो जो है वक्ती तौर पर अगर ब्लड बात हुआ है कि आपने वो खरीद ली, नहीं। ये तो हम बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ जो है ना चीजें चलते हैं। अब मेरे ख्याल से ओके। आप जो है सऊदी स्टॉक के अंदर है ना, तो अब मैं जैसे, सऊदी स्टॉक में भी हूँ, इंडिया में भी हूँ, जी जी और जी मेरा जी जी, यूएस में भी है। अब अगर जैसे आपने मुझे पहले सुना हो कि मैंने टाल्को की बात की आईपीओ के अंदर, मैंने जमजूम हाँ। फार्मा की बात की, मैंने सऊदी लॉजिस्टिक की जी। बात की, और ये माशाल्लाह 100% अबव जो है इसका रिटर्न प्रॉफिट है। कैसे हुआ? मैंने उनकी फंडामेंटल जी। जो जो उनके आईपीओ के प्रोस्पेक्ट्स थे वो पढ़े, और टाइम लगाया, उसके ओके। बाद जो है चीजें समझ में आई हैं। और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ बाय डिग्री भी, और ओह मेरा प्रोफेशन माशाल्लाह। भी कंप्यूटर वो है। मगर ये कि क्योंकि एक इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट डेवलप कर कर उसको मेच्योर किया, जी जी। मैं कोशिश करता रहता हूँ मुस्तकिल पढ़ने की। तो इस तरह से जो है ना आप मतलब काम कर रहे होते हैं। अच्छा। जी जी जी, थैंक यू सो मच संदर, बहुत बहुत शुक्रिया। चल, मैं बड़े इंटरेस्ट से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ। जी जी इंशाल्लाह बस हम ये, मेरा वैसे लॉन्ग टर्म में ही रहता है ज्यादा, जी लेकिन मैं शॉर्ट टर्म भी मैं ले लेता हूँ मैं जी जी। कभी कभी। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमने ऑलरेडी 5 सेशंस किए हैं, जो कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, उसके ऊपर जो है ना आप बेहतर काम कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म के हवाले से देखना है। सही है? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो जी, मच। अरशद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरशद साहब कोई सवाल है आपका? किसी का और कोई सवाल है, भाई का, बहन का? जी अस्सलाम जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम। सर टीम यूसुफ में बात कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया है। अब मुझे नहीं मालूम, आप ये पहले बता चुके हैं। जब पीएक्सएक्स के डाटा पोर्टल पे जाते हैं तो जहाँ पे वो वॉल्यूम और हाई रेट और लो रेट लिखा होता है, वहाँ पे दो टर्म्स मैंने देखी हैं। एक होती है हेयर कट और एक है वार, VAR। तो इसका कोई आइडिया अगर आप बता दें क्या होता है सर ये? इसको कवर करेंगे, मतलब ये स्टॉक्स के हवाले से ना, मैम जी सर। बहुत सारी टर्म्स जो है ना इसको कवर करनी है, और आपके सामने जो है पेज खोलकर जो है बताएंगे, मगर आज के हवाले से जो है ना ये अभी फिलहाल कवर नहीं कर रहे। अच्छा चलें, ठीक है, सही है, ओके फिर। मतलब ये चीजें यार पेज हेयर खोलेंगे। कटना होता है। अस्सलाम वालेकुम। चले हेयर हमारे कटना साथ साहब। ये मतलब पैसे लिए जाते हैं मतलब आपके पास ना एसेट तो है ना, एसेट के अगेंस्ट अगर आपको कुछ लेना होता है ना, जी जी। बस चलो लिवरेज मेरा की घर बात है कर रहे हैं, जी जी, तो मैं लिवरेज की कहता बात। हूँ घर गिरवी रख के मुझे, हाँ घर गिरवी रख के मुझे कुछ हेयर कट दे दो, ठीक है। घर गिरवी रख के मुझे पैसे दे दो, मैंने शेयर खरीदने हैं।
तो ये हेयर कट वगैरह उसके लिए यूज होता है। सेकंड मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या पूछा। VAR की बात कर रहे हैं। वार सर, वार दूसरा है VAR, वार। चले वो VAR लिखा हुआ है, ठीक है। जी जी वो मतलब के ना रिस्क का फैक्टर होता है वार जो होता है। डिटेल में कैसे देख लेंगे वसीम साहब। चले ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल सवाल आपका है और इसको मजीद कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सी जो है टर्म्स हैं जो कि हमें जी बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, और मेरी जी जी कोशिश यही है कि जितना आसानी से बता सकूं तो वो हो जाएगा। जैसे साथ साहब ने बताया कि वो जो हर कंपनी का जो है ना एक अलग हेयर कट होता है। हम्म, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और आपका हेयर कट रेशियो ज्यादा होगा, और उसकी अगेंस्ट अगर आपको पैसा उठाना है मार्केट से, जो ब्रोकर से, जी तो वो आप उस हिसाब से उठा सकते हैं। और जो नई कंपनी होती है जो वीक उनके फंडामेंटल्स होते हैं, उसका हेयर कट आपको बहुत कम मिलता है। चले ठीक है, ठीक है। ठीक है, मजीद इसको देख लेंगे और जितनी फाइनेंस वो भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं ठीक है कोशिश करता हूँ कि एक और क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से अब देखता हूँ। मैं माइक जो है फिलहाल बंद करूंगा, फिर इसको बाद में ऑन कर दूंगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि जो नॉन फाइनेंशियल आप चीज़ें जो कवर कर रहे होते हैं, वो आपका जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है। ये सब्जेक्टिव होता है काफ़ी, मगर ये एक आपको अच्छी जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के हवाले से क्वालिटेटिव एनालिसिस का करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी इसके हिडन रिस्क हैं जो आपको फाइनेंशियल रेशियोज में हो सकते कवर ना हो, और पोटेंशियली वो कंपनी के लिए जो है हानिकारक हो या उसके लिए नेगेटिव हो आगे फ्यूचर के अंदर, तो वो चीज़ें जो है ना आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से जो है पता चल रही होती हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नंबर अलोन जो है ना आपको नहीं बता रहे होते, मगर जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो फैक्टर्स हैं उसको देख रहे होते हैं, तो वो फिर आपको जो है ना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में जो है ना फायदा होता है। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्या की एरियाज हो सकते हैं? ये डेफिनेटिव वो नहीं है कि ये यही आउटलाइन है। अपने हिसाब से जो है हम दूसरे जो है वो मतलब और भी टॉपिक इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, मगर जो मोटे मोटे टॉपिक हैं वो मैं बता देता हूँ कि जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी, कि उनका क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है, वो और उनकी इंटीग्रिटी हम बहुत बात कर चुके हैं, मगर अभी इसको भी मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैनेजमेंट क्वालिटी हो गई, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, कि उसकी क्या कोर बिजनेस ऑपरेशन है, उसकी क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ठीक है, अगर किसी को कोई टर्म क्लियर नहीं हो रही तो वो बाद में इन हवाले से जो है वो टर्म्स भी डिस्कस कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की मुस्तकिल बात हो रही है, और ये बहुत मायने रखता है कि भाई उस कंपनी का मोड क्या है, उस कंपनी का वो क्या है कि वो किस तरह से जो है ना जो नए एंट्रेंट है वो दाखिल नहीं हो सकते। वो हमने मोड की जो बात की थी कि भाई वो क्या बैरियर टू एंट्री है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री के जो एनालिसिस हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, उसका कॉर्पोरेट कल्चर क्या है कंपनी का, कि भाई उसके एम्प्लॉय खुश हैं ना खुश हैं। मतलब पता चला उसके एम्प्लॉयज ही जो है वो हर वक्त अपनी कंपनी की बुराई कर रहे हैं, और किस तरह से ये पता करना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, एक कंपनी है, आपने मतलब उसका लिया, पता चला आप रिव्यू देखें उसके, तो हर कोई जो है नेगेटिव बात कर रहा है कि यार इसकी तो डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही। ई कॉमर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि यार इस कंपनी की मेडिसिन खाई किसी ने, खुदा ना खास्ता वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता कर होते हैं। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कि उस कंपनी जो उस वो कंपनी जहाँ एग्जिस्ट करती है उसकी गवर्नमेंट का जो है क्या रेगुलेशंस है इस हवाले से, कि वो कितनी कंपनी जो है प्रिवेल कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं कि भाई कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट हो रही है।
अच्छा जी, और हो सकता है गवर्नमेंट जो है उसकी फेवर में जो है पॉलिसीज लेकर आ रही हो। अच्छा, लास्ट चीज जो है वो रिस्क असेसमेंट, के रिस्क असेसमेंट जो है उसकी कंपनी की जो है कि उसकी जो उसके पोटेंशियल रिस्क है कंपनी के, जो कि उसकी परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं, वो हम रिस्क असेसमेंट में जो है ना देखते हैं। अच्छा, अब जो है हम ये एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है और मजीद डिटेल में पढ़ना है। तो होपफुली अगर हो सका तो ये सात टॉपिक पढ़ेंगे, वरना फिर ये देखिए मैं हल्के हल्के चलना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको डाइजेस्ट कर सके। अगर मैं भागने जाऊं और कंप्लीट करना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है, आप लोगों के लिए जो है मुश्किल हो। अब हम मैनेजमेंट क्वालिटी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैनेजमेंट क्वालिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल क्वालिटेटिव फैक्टर। मतलब ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है ना, तो बस वो कंपनी का जो है फ्यूचर नहीं। मतलब जहाँ मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा बेकार सी आ जाती है, और इससे बुरे वर्ड भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर ये कि अगर मैनेजमेंट जो है अपने शेयर होल्डर को वैल्यू कमा कर नहीं दे रही,